प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा चक्रवात। इसमें हम पढ़ेंगे चक्रवात क्या है, चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवातों का आकार, विस्तार, चक्रवातों में मौसम संबंधी दशाएं किस प्रकार की रहती हैं और विभिन्न प्रकार के चक्रवात कौन कौन से हैं, उनकी गति क्या है और क्या वो विनाशकारी हैं और कहाँ कहाँ इन चक्रवातों का प्रभाव किन किन स्थितियों में, किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार का रहता है। सबसे पहले चक्रवात की परिभाषा दी जाएगी और यहाँ ये डायग्राम देखिए, डायग्राम को समझिए और इस डायग्राम को ही परिभाषा में बदलने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये अंडाकार पथ दिखाया गया है रेखाओं का। 1000 वैल्यू लिखिए इस पर। ये 995 की वैल्यू की रेखा है, 990, 985। ये समदाब रेखाएं हैं। 985 की समदाब रेखा ये है, यानी 985 की समदाब रेखा का अर्थ है 985 मिली बार वायुदाब है जहां जहां से ये रेखा गुजर रही है। यहाँ पर ये 900 मिली बार है वायुदाब और इसके बाहर 995 चारों ओर, और इसके चारों ओर 995 मिली बार वायुदाब की रेखा के चारों ओर 1000 मिली बार की वायुदाब रेखा है। ये जो तीर के निशान दिखाए गए हैं रेड कलर से, ये पवन दिखाई जा रही है इनके माध्यम से कि पवन किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है, कहां से कहां जा रही है। यानी ये यहां समदाब रेखाएं हैं, वायुदाब दिखाया गया है यहां, और इन तीर जो दिखाए गए हैं, इन तीर के माध्यम से पवन की दिशा दिखाई गई है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप स्पष्ट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें परिभाषा। यहां पर अंदर इस क्षेत्र में कम वायुदाब है, चारों ओर अधिक वायुदाब है। कैसे पता चला आपको? यहां 985 मिली बार वायुदाब की रेखा है, ये 985। यहां पर चारों ओर 1000 मिली बार एमबी वायुदाब की रेखा है, बीच में 990 और 995 की। यानी चक्रवात क्या है? न्यून दाब का वह क्षेत्र जो चारों ओर उच्च वायुदाब के क्षेत्र से घिरा हो चक्रवात कहलाता है। न्यून दाब का क्षेत्र देखिए, ये न्यून दाब है यहां 985, इसके चारों ओर अधिक वायुदाब होता चला गया 990, 995 और 1000 मिली बार वायुदाब है। यानी न्यून वायुदाब का वह क्षेत्र जो चारों ओर अधिक वायुदाब के क्षेत्र से घिरा हो चक्रवात कहलाता है। वायुदाब प्रणाली की इस व्यवस्था में पवनें चारों ओर उच्च वायुदाब के क्षेत्रों से अंदर की ओर या केंद्र की ओर कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती हैं। ये पवन चलती हुई दिखाई दे रही है आपको। यानी वायुदाब के इस प्रणाली में क्या होता है? पवनें चारों ओर उच्च वायुदाब के क्षेत्रों से चलती हैं। कहां चलती हैं? केंद्र की ओर या बीच में जो कम वायुदाब का क्षेत्र है उस ओर चलती हैं। और पवनों के चलने में आप देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यवस्था दिखाई गई है चक्रवात की। उत्तरी गोलार्ध में पवनें घड़ी की सुइयों की दिशा में, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलती हैं। घड़ी की सुइयां ऐसे चलती हैं, तो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में ये चलती हैं। अब इसको बिल्कुल स्पष्ट करने का कोशिश करते हैं दोबारा, सभी पक्षों को जोड़कर। न्यून दाब का वह क्षेत्र जो चारों ओर उच्च वायुदाब के क्षेत्र से घिरा हो चक्रवात कहलाता है। वायुदाब की इस प्रणाली में पवनें चारों ओर स्थित उच्च वायुदाब के क्षेत्रों से बीच में स्थित न्यून वायुदाब के क्षेत्रों की ओर चलती हैं।
इसमें उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें घड़ी की सुइयों की दिशा में चलती हैं। ये यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा है, न्यून वायुदाब का वह क्षेत्र जो चारों ओर अधिक वायुदाब के क्षेत्र से घिरा हो चक्रवात कहलाता है। वायुदाब की इस प्रणाली में पवनें चारों ओर के उच्च वायुदाब क्षेत्र से बीच में स्थित न्यून वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती हैं। इन पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप चलती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलती है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अंग्रेजी के विद्यार्थी जो पढ़ना चाहें, अंग्रेजी में भी यही चीजें लिखी हैं। साइक्लोन्स आर सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया। इन दिस air pressure system, winds blows from surrounding high pressure area to low pressure area in center. Winds blows in wind ये s गलती से लगा है, winds blow in anti-clockwise direction in north hemisphere and clockwise direction in southern hemisphere. जो चक्रवात हैं वो दो वर्गों में उनको बांटा गया है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और इस टॉपिक में हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की चर्चा करेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या हैं? साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन। वे साइक्लोन जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच विकसित होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। यहां दिखाया गया है, देखिए स्पष्ट देखिए, यह मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी इस क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, यहाँ जो शेडेड एरिया है, इस क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यानी सीधी सी बात है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले, विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा गया है। आगे है कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है। इनकी उत्पत्ति के बारे में ये मैं बता दूं कि कोई भी आज तक सर्वसम्मत विचार नहीं बना है, सर्वसम्मत सिद्धांत नहीं है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति इस सिद्धांत के अनुसार होती है। विभिन्न विद्वानों के मतों में भिन्नता है आज भी इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में। आज तक किसी सहमति पर विद्वान नहीं पहुंचे हैं कि चक्रवातों की उत्पत्ति इस कारण होती है। हाँ, एक बात पर जरूर सहमत हैं कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 4 दशाओं का होना जरूरी है। वो 4 दशाएं हैं, विस्तृत समुद्र क्षेत्र जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो। 4 दशाएं जिस पर सहमति है। पहली दशा समुद्र हो या सागर हो, ओशन सीज हैविंग टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री और मोर, 27 डिग्री से ज्यादा तापमान होना चाहिए उन समुद्रों पर या उन महासागरों पर जहां इनकी उत्पत्ति होनी है। यानी स्थल भाग पर विकसित नहीं होते, समुद्रों पर विकसित होते हैं। दूसरा, वहां कोरियोलिस फोर्स की उपलब्धता भी जरूरी है, कोरियोलिस फोर्स होना भी जरूरी है। और ये कोरियोलिस फोर्स इसको विद्यार्थी रोक कर पढ़ सकते हैं, मैं सरल भाषा में इसको स्पष्ट कर देता हूं। कोरियोलिस फोर्स भूमध्य रेखा पर ये 0 होती है और ध्रुवों पर सर्वाधिक कोरियोलिस फोर्स होती है। यानी जहां पर कोरियोलिस फोर्स 0 है वहां पर इनकी उत्पत्ति नहीं होती। पहला। दूसरा क्या बताया कि ऐसे क्षेत्र जहां कोरियोलिस फोर्स उपलब्ध हो, और कोरियोलिस फोर्स कहां उपलब्ध नहीं होती, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, और सर्वाधिक कोरियोलिस फोर्स होती है ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये भूमध्य रेखा पर तो उत्पन्न नहीं होते। कोरियोलिस फोर्स, पर्याप्त मात्रा में कोरियोलिस फोर्स, यानी किसी भी पवन तंत्र को विकसित करने के लिए, चलाने के लिए
5 डिग्री उत्तरी या 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर ही उपलब्ध हो सकती है। यानी 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच कोरलिस फोर्स नगण्य है, नामात्र की है। 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच ही उत्पन्न नहीं होती। यानी 5 डिग्री से परे जो क्षेत्र है, 5 डिग्री से लेकर कर्क रेखा तक, 5 डिग्री से लेकर दक्षिण में मकर रेखा तक ये विकसित होते हैं। यानी 5 डिग्री अक्षांश पर ही, 5 डिग्री अक्षांश पर ही इतनी कोरलिस फोर्स उपलब्ध होती है ताकि इनमें जो पवन प्रणाली है वो विकसित हो सके। और 2/3 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न हो। सीधी सी बात है, ये चक्रवात वहां उत्पन्न होंगे जहां कोरलिस फोर्स की उपलब्धता होगी, और कोरलिस फोर्स की उपलब्धता 0 डिग्री अक्षांश पर नहीं होती। 0 डिग्री अक्षांश पर ये शून्य होती है और 90 डिग्री अक्षांश पर सर्वाधिक होती है। और कोरलिस फोर्स का आभास 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर ही आकर होता है, इसलिए इनका विकास 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच ही होता है। तीसरे, ITCZ की उपस्थिति हो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र, ये बताया जा चुका है। कौन सा क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जहां उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की पवनें आकर मिलती हैं, जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं, वो ITCZ कहलाता है। चौथे, वायुमंडल के ऊपरी भागों में प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो। प्रतिचक्रवातीय दशाओं में पवनें चक्रवात के विपरीत चलती हैं। चक्रवात में केंद्र की ओर चलती है और प्रतिचक्रवात में पवनें केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। ये 4 कारक चाहिए। आगे इनकी विशेषताएं क्या है? विशेषताओं में सबसे पहले इनका आकृति और आकार। ये चक्रवात प्राय वृत्ताकार होते हैं या अंडाकार होते हैं, कभी कभार लगभग वृत्ताकार होते हैं, एग्जैक्टली वृत्ताकार नहीं तो लगभग वृत्ताकार होते हैं, और या अंडाकार हो सकते हैं। लिखा है सर्कुलर इन शेप, समटाइम्स इलिप्टिकल। इनका जो व्यास है आमतौर पर 80 से 300 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, और कभी कभार इनका व्यास 50 किलोमीटर तक भी पाया जाता है। यानी इसमें 2 ही पक्ष लिखने हैं, पहला आकृति क्या है और इनका आकार क्या है, साइज क्या है। आकृति वृत्ताकार या कभी कभार अंडाकार। व्यास इनका 80 किलोमीटर से लेकर, ये व्यास यहां से यहां तक होता है, 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच मैक्सिमम अधिकतर उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं, और कभी कभार ये 50 किलोमीटर के व्यास तक के छोटे हो जाते हैं, और एकाध चक्रवात 700 किलोमीटर व्यास का भी देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें वायुदाब की स्थिति क्या है? वायुदाब की स्थिति क्या है, यानी वायुदाब की स्थिति में हम बताएंगे इसके आंतरिक भागों में वायुदाब कितना रहता है और बाहरी भागों में वायुदाब कितना रहता है। भिन्न भिन्न चक्रवातों में वायुदाब की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। जो वीक साइक्लोन होते हैं, कमजोर उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, वहां आमतौर पर केंद्र में वायुदाब 990 और बाहर वायुदाब 1000 मिलीबार के आसपास होता है। और जो तीव्र गति से चलने वाले या स्ट्रोंग या ताकतवर उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जिनको हम हरिकेन और टाइफून के नाम से भी जानते हैं, उनमें अंदर वायुदाब 920 मिलीबार के आसपास और बाहर 980 मिलीबार के आसपास होता है। और जबकि ये सी सरफेस पर, सी लेवल पर 1013.25 मिलीबार होता है। यानी वायुदाब की स्थिति भिन्न भिन्न चक्रवातों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। वीक साइक्लोन जो हैं या कमजोर चक्रवात हैं, उनमें वायुदाब की भिन्नता अंदर और बाहर कम मिलती है, और जबकि
जो ताकतवर चक्रवात होते हैं, जिसमें हरिकेन या टाइफून आदि आते हैं, उनमें वायुदाब की भिन्नता आंतरिक भागों में और बाहरी भागों में बहुत अधिक होती है। और एक रिकॉर्ड यहाँ मैं बता दूं, 1904 में न्यूनतम वायुदाब नोट किया गया 813 मिलीबार इसी चक्रवात के केंद्र में, जो कि मिनीसोटा यूएसए में आया था। आगे इसमें तापमान संबंधी दशाएं कैसी होती हैं। चक्रवात के विभिन्न भागों में तापमान में विशेष अंतर नहीं पाया जाता, नगण्य अंतर पाया जाता है, और इसमें तापमान ज्यादातर भागों में 27 डिग्री से ज्यादा रहता है। ये तापमान संबंधी दशाएं। और जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में जब भी हम पढ़ाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि ताप में अंतर बहुत अधिक पाया जाता है उष्ण सेक्टर में और शीत सेक्टर में। यहाँ तापमान वैभिन्न नहीं पाया जाता। पवन गति समझिए आप इसकी। पवन गति कितनी होगी, वास्तव में पवन गति डिपेंड करेगी कि उसमें अंदर की वायुदाब रेखा, केंद्र की वायुदाब रेखा और बाहर की वायुदाब रेखा में अंतर क्या है। वायुदाब का अंतर क्या है, यानी बाहर और अंदर वायुदाब का अंतर क्या है। यानी जो चक्रवात की आंख होती है, आंख किसको कहते हैं ये बता दूं मैं, ये जो इसको कहते हैं चक्रवात की आंख, जहां न्यूनतम वायुदाब होता है। यानी इस आंख के बीच और जो बाहर का क्षेत्र है उसके बीच वायुदाब का कितना अंतर है, वो पवन की दिशा निर्धारित करेगा। जो कमजोर साइक्लोन हैं, कमजोर चक्रवात हैं, बहुत कम गति से चलते हैं, इनकी गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है कमजोर चक्रवातों में। और जबकि ताकतवर चक्रवातों में इनकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी ज्यादा हो सकती है। हरिकेन है, टोरंडो है, टाइफून है, इनमें पवन की गति 180 किलोमीटर से ज्यादा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रहती है। और इनकी गति समुद्रों पर बहुत अधिक होती है, जबकि स्थल भागों पर आने के बाद इनकी गति कम हो जाती है, क्योंकि लैंड पर आने के बाद विभिन्न बैरियर इनके सामने आते हैं और बैरियर इनकी गति को कम कर देते हैं, अवरोध आते हैं। तो ये इनकी गति का मामला था। अब है इनका रास्ता क्या है चलने का, कहां जाते हैं। ये इस डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। 0 से 15 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच, ये देखिए दिखाया गया है इसकी दिशा चलने की। ये पूर्वी पवनों के प्रभाव में आकर, यानी व्यापारिक पवनें हैं जो पूर्व की ओर से चलती हैं, उनके प्रभाव में आकर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। जबकि 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों गोलार्धों में देखिए 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच इनका चलने का पथ ध्रुवों की ओर होता है। ये इनका पाथ है, बिल्कुल चित्र में स्पष्ट किया गया है ये कहां से कहां जाते हैं। आगे है इनका चक्रवात का जीवन, कहां से शुरू होता है और कहां इनका जीवन समाप्त होता है। ये चक्रवात समुद्रों के पश्चिमी छोर पर, यानी समुद्रों के पश्चिमी भागों पर उत्पन्न होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहां पर गर्म धाराएं बहती हैं, गर्म धाराओं के कारण वहां तापमान सर्वाधिक होता है। समुद्रों के पश्चिमी भागों में उत्पन्न होते हैं और फिर वो समुद्रों पर बहते हुए आगे बढ़ते हैं स्थल भागों की तरफ। समुद्रों पर बहुत तेज गति से चलते हैं, मूव विद हाई वेलोसिटी ओवर ओशन, समुद्रों पर तेज गति से चलते हैं। और जब ये स्थल भागों में पहुंचते हैं, विभिन्न अवरोधों के कारण ये कमजोर हो जाते हैं, बिकम वीक और फीबल व्हाइल मूविंग ओवर लैंड ड्यू टू बैरियर्स। जब ये स्थल भाग पर जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, कमजोर हो जाते हैं विभिन्न अवरोधों के कारण। और ये स्थल भाग पर पहुंचकर या तो तटीय भागों में ही समाप्त हो जाते हैं, या बहुत शक्तिशाली चक्रवात है वो जो आपके लैंड मासेज हैं, जो महाद्वीप हैं, उनके आंतरिक भागों में जाकर समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल तटीय भागों को ही प्रभावित करते हैं। एका चक्रवात महाद्वीपों के आंतरिक भागों को या केंद्रीय भागों को प्रभावित करता है। यानी
कहाँ उत्पन्न हुए, जीवन में क्या बताना है कि कहाँ उत्पन्न हुए, कहाँ समाप्त हुए। उत्पन्न कहाँ हुए? समुद्रों के पश्चिमी भागों पर। फिर क्या हुआ? समुद्रों पर चले, फिर कहाँ पहुंचे? स्थल भागों में पहुंचे। स्थल भागों में कहाँ पहुंचे? तटीय भागों में पहुंचे। अवरोध के कारण स्पीड कम हो गई और या तो तटीय भागों में समाप्त हो जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा शक्तिशाली चक्रवात है वो महाद्वीप के आंतरिक भागों में जाकर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये केवल तटीय भागों को प्रभावित करते हैं। आगे है, इन चक्रवातों में मौसमी दशाएं कैसी होती हैं। मौसमी दशाएं कैसी होती हैं, इसमें मैं एक डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। इस डायग्राम, अच्छा, ये डायग्राम चक्रवात का दिखाया गया है। इसमें बहुत ज्यादा ये जो वायुदाब रेखा है नहीं दिखाई गई है, क्योंकि और भी इसमें पक्ष लिखने थे, और भी चीजें इसमें लिखनी थी। जब चक्रवात किसी स्थान पर पहुंचता है, और मान लीजिए आपके घर पर पहुंचता है, कह लीजिए आपका घर कोई स्थान हो सकता है। जब चक्रवात किसी स्थान पर पहुंचता है तो तापमान बढ़ने लगता है, वायुदाब कम होने लगता है। और इसको समझाने से पहले मैं 2-3 बातें बता दूं। इसमें इसमें तापमान के बारे में बताइए, जब मौसम संबंधी दशाएं बता रहे हैं। वायुदाब के बारे में बताइए, बादलों के बारे में बताइए, पवनों के बारे में बताइए, वर्षा के बारे में बताइए, और आसमान की दशाएं कैसी हैं उसके बारे में बताइए। इन पक्षों को सोचिए और इसी बारे में बताइए, और कुछ ज्यादा इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। जब चक्रवात किसी स्थान पर पहुंचता है, आकाश में जब चक्रवात किसी स्थान पर पहुंचता, तापमान बढ़ने लगता है और वायुदाब घटने लगता है। तापमान और वायुदाब हो गया। पवने पवनों की दिशा पूर्वी हो जाती है। ये पूर्वी दिशा दिखाई गई है पवनों की, दाएं हाथ की तरफ से जो बह रही है पूर्वी दिशा होती है। आकाश में पक्षाभ मेघ और पक्षाभ सत्री मेघ छा जाते हैं। कुछ देर बाद आकाश में कपासी वर्षा मेघ छा जाते हैं। इनको हम थंडर और लाइटनिंग वाले बादल भी हम कह सकते हैं। गर्जन और चमक वाले बादल, गर्जना होती है, बिजली चमकती है। यानी कुछ देर बाद पहले पक्षाभ मेघ छाएंगे, पक्षाभ सत्री मेघ छाएंगे, उसके बाद काले काले कपासी वर्षा मेघ, जिनमें बहुत भारी गर्जन और बिजली की चमक होती है, वो छा जाते हैं। परिदृश्यता कम हो जाती है, यानी एक प्रकार से अंधेरा सा छा जाता है, यानी दिखाई कम देने लगता है। और फिर बहुत तेज बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है। और जो रेनफॉल है सामान्य चक्रवातों में 10 से 25 सेंटीमीटर होती है। और जो कई बार चक्रवात किसी अवरोध से जब टकरा जाता है, मान लीजिए कोई रास्ते में पर्वत आ गया, उससे टकरा गया, तो वहां पर कई बार 75 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश भी ये कर देते हैं। इसके बाद जब चक्रवात की आंख आपके घर पर पहुंचेगी, यानी यहां जहां पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस प्रेक्षण केंद्र पर पहुंचेगी, तो वायुदाब न्यूनतम हो जाएगा, तापमान अधिकतम हो जाएगा, आसमान साफ हो जाएगा, पवनें चलना बंद हो जाएंगी, धूप निकल आएगी, यानी मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, परंतु ये दशाएं केवल आधे से 1 घंटे तक रहेंगी। इसके पश्चात जब चक्रवात की आंख परीक्षण केंद्र से, या परीक्षण केंद्र मान लीजिए आपका घर हो सकता है, घर के ऊपर से गुजर जाएगी, पुनः आसमान में वर्षा के बादल छा जाएंगे, भारी वर्षा होगी गर्जन और चमक के साथ। और इसके साथ साथ पवनों की दिशा भी बदल जाएगी। पवनों की दिशा यहां देखिए पूर्वी हो जाएगी, सॉरी पश्चिमी हो जाएगी, और भारी वर्षा ये कई घंटे चलेगी।
और इसके बाद जब चक्रवात गुजर जाएगा, आसमान साफ हो जाएगा। यानी इसमें आप इस डायग्राम के माध्यम से सारा का सारा स्पष्ट कर सकते हैं। इस डायग्राम में काफी कुछ लिखा है, एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाएं। विद्यार्थियों, इसमें मैंने बताए हैं किन पक्षों की चर्चा करनी है। तापमान की चर्चा करनी है, वायुदाब की चर्चा करनी है, पवनों की चर्चा करनी है, बादलों की चर्चा करनी है, परिदृश्यता की चर्चा करनी है, बारिश की चर्चा करनी है, आसमान कैसा है, वो बादलों से आच्छादित है या साफ है, इसकी चर्चा करनी है। इन पक्षों को लेकर अग्रभाग में क्या स्थिति होती है, फिर जब आंख पहुंचती है प्रेक्षण केंद्र पर या ऑब्जर्वेटरी पर, तब स्थिति क्या होती है, और आंख गुजर जाने के बाद जब पृष्ठभाग पहुंचता है, पीछे का भाग पहुंचता है, उस समय दशाएं क्या होती हैं। ये सारा का सारा मैंने इसमें टेक्स्ट में भी लिखा है, बोल दिया है मैंने डायग्राम के माध्यम से, परंतु दोबारा चलो मैं पढ़ भी देता हूं इसको। वेदर कंडीशन, मौसमी दशाएं। अराइवल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज हेराल्डेड बाय, जब साइक्लोन पहुंचेगा उसमें दशाएं क्या होंगी। सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी पवन की गति बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन एयर प्रेशर, वायुदाब घटेगा। अपीयरेंस ऑफ सीरस क्लाउड्स और सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स, आकाश में पक्षाभ मेघ और पक्षाभ सत्री मेघ छा जाएंगे। इसके बाद आकाश में कपासी वर्षा मेघ छा जाएंगे। जब ये समुद्र के ऊपर से यदि गुजर रहे हैं तो समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। विजिबिलिटी बिकम ऑलमोस्ट जीरो बिकॉज स्काई इज ओवरकास्ट विथ थिक एंड डार्क थंडर क्लाउड्स, परिदृश्यता कम हो जाएगी क्योंकि आसमान काले काले घनघोर बादलों से ढका हुआ होता है। भारी वर्षा होगी, हैवी रेनफॉल अकर, भारी वर्षा होगी, और औसत वार्षिक वर्षा 10 से 25 सेंटीमीटर होगी सामान्य चक्रवातों में। और चक्रवात जो बहुत तीव्र गति से चलने वाले होते हैं, विनाशक जो चक्रवात होते हैं, अगर ये किसी अवरोध से टकरा जाएंगे, लैंड बैरियर से टकरा जाएंगे, 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश होगी, और ये कंडीशन कुछ घंटे के लिए रहेंगी। यानी ये जो मैंने बताया है, 2 बार बता दिया है मैंने, एक बार ये पढ़ के बता दिया, एक बार डायग्राम देखकर बता दिया, ये अग्रभाग की दशाएं हैं। और इसके बाद अराइवल ऑफ आई, जब आंख पहुंचेगी, बता चुका हूं मैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको। जब आंख पहुंचेगी ऑब्जर्वेटरी के पास या आपके घर के ऊपर से गुजरेगी, अगर आपके घर पर ये ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, परीक्षण केंद्र लगा हुआ है, तो काम ब्रीज यानी जो शांत पवन ऑलमोस्ट शांत हो जाएगी। क्लियर स्काई, आसमान साफ हो जाएगा। रेनलेस फाइन एंड सेटल्ड वेदर, यानी रेनलेस और फाइन और रेनलेस वेदर हो जाएगा मौसम, यानी वर्षा बिना वर्षा का हो जाएगा, यानी धूप निकल आएगी, वायुदाब घट जाएगा। और ये कंडीशन लगभग आधा से 1 घंटा चलेंगी। और पृष्ठभाग में क्या होगा वो बता भी चुका हूं, ये केवल आप पढ़ लें, इसलिए मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं इन चीजों को। जब पिछला पोर्शन पहुंचेगा प्रेक्षण केंद्र पर या आपके घर के ऊपर से गुजरेगा तो क्या होगा। वेदर सडनली चेंजेस, मौसम अचानक बदल जाएगा। स्काई अगेन बिकम ओवरकास्ट, दोबारा आकाश में बादल छा जाएंगे। विंड डायरेक्शन चेंजेस, विंड डायरेक्शन बदल जाती है। एयर प्रेशर इंक्रीजेस, वायुदाब बढ़ जाता है। हैवी रेनफॉल विद क्लाउड थंडर एंड लाइटनिंग, भारी वर्षा होने लगती है गर्जन के साथ और बिजली चमकने के साथ, और ये कई घंटे रहती है दशा। दिस सिचुएशन परसिस्ट फॉर सेवरल आवर्स, वेदर बिकम काम एंड काम आफ्टर साइक्लोन हैज पास्ड, इस जब साइक्लोन गुजर चुका होता है उसके बाद मौसम शांत हो जाता है। आगे है चक्रवातों के प्रकार। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार 4 प्रकार मुख्य इनके होते हैं। एक ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस जिनको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ। इसमें चक्रवातों के प्रकार में आपको 4 चीजें बतानी हैं। ये कमजोर हैं या ताकतवर हैं।
इनमें पवन की गति कितनी है, कहां विकसित होते हैं, कहां विकसित होते हैं ये, कहां इनकी उत्पत्ति होती है, ये कह लीजिए, और किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है। दोबारा फिर रिपीट कर दो, 5 हो गई। ये कमजोर हैं या ताकतवर हैं, पहली चीज ये बतानी है। दूसरी, पवन की गति। तीसरे, विकसित कहां होते हैं। चौथे, किन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। पांचवें, क्या प्रभाव पड़ता है इनका। हर 4 चक्रवात बताए हैं, 4 प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से बताए हैं, इनमें यही चीजें बतानी है हर प्रकार के चक्रवात में। पहले है ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस, उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ। ये बहुत ही कमजोर चक्रवात होते हैं। इन पवन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम होती है और 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच, विशेष तौर पर पार्टिकुलरली इन कैरेबियन सी एंड नॉर्थ अटलांटिक सी, कैरेबियन सागर में और उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है उसमें उत्पन्न होते हैं। किन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। कैरेबियन देशों को, कैरेबियन कंट्रीज को एंड साउथ ईस्ट यूएसए, और दक्षिणी पूर्वी यूएसए को प्रभावित करते हैं। प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि ये कमजोर होते हैं, पहले ही बताया जा चुका है, विंड स्पीड भी कम होती है, तो ये हल्की वर्षा करते हैं। हल्की वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में जहां से ये गुजरते हैं कोई जन धन की हानि नहीं होती। दूसरा है ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन, उष्ण कटिबंधीय अवदाब। जो उष्ण कटिबंधीय अवदाब हैं ये कमजोर चक्रवात होते हैं। ये भी, इनमें पवन की गति उनकी अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसमें 30 थी, इसमें पवन की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और ये जो चक्रवात हैं ITCZ के पास विशेष तौर पर इंडियन ओशन में, भारतीय समुद्र या हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। किन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को। प्रभाव क्या रहता है, मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल, हल्की से भारी वर्षा होती है और कभी कभार ही इसमें बाढ़ आती है और फसलों को नुकसान होता है। वही बताया, पहले बताइए कमजोर है या ताकतवर है, उसमें पवन की गति बताइए। पवन की गति 40 से 50 किलोमीटर। कहाँ विकसित होते हैं, ITCZ के पास, विशेष तौर पर हिंद महासागर में। इनको प्रभाव डालते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को। प्रभाव क्या पड़ता है, मध्यम से भारी बारिश होती है, और जब भारी बारिश होती है तो भारी बारिश के कारण प्रभाव क्या हो सकता है, फ्लड भी आ सकते हैं, और फ्लड आएंगे तो क्रॉप को भी डैमेज होगा, क्रॉप्स को भी नुकसान होगा। तीसरा है हरिकेन एंड टाइफून्स। ये बड़े ही शक्तिशाली चक्रवात होते हैं। इनमें पवन की गति 125 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी बड़े विनाशकारी होती हैं। पहले कमजोर थे, दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए। पहले में पवन की गति कम थी, इनमें पवन की गति ज्यादा होगी। इनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यूएसए में इन चक्रवातों को हरिकेन्स, फिलीपींस में बागियो, चाइना में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, इंडिया में साइक्लोन, जापान में टाइफू, इन चक्रवातों कहते हैं। किन चक्रवातों को, हरिकेन एंड टाइफून टाइप के चक्रवातों। कहां विकसित होते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में, कैरेबियन सी, कैरेबियन समुद्र में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, अरेबियन सी, अरब सागर में, चाइना सी, जापान सी, यहां ये विकसित होते हैं। यहां विकसित होते हैं तो इन जहां पर विकसित होते हैं वहां कौन कौन से देश लगते हैं, उन देशों को प्रभावित करते हैं। यहां कौन कौन से देश लगते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास कौन सा देश है, यूएसए, मैक्सिको। कैरिबियन सी के पास कौन से देश हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हें कैरिबियन कंट्रीज ही कहते हैं। बे ऑफ बंगाल के पास कौन सा देश है, भारत।
अरेबियन सागर के पास कौन सा देश है? भारत। और ये बांग्लादेश। चाइना सी के पास कौन सा देश है? चीन। जापान सी के पास कौन सा देश है? जापान। तो इन देशों को ये प्रभावित करते हैं। यानी इन लिखा है अफेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए, चाइना, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ये हैं। प्रभाव क्या पड़ता है? हैवी रेनफॉल होती है, भारी बारिश होती है, भारी बारिश होगी, बाढ़ आएंगी, और बाढ़ आएंगी तो जन धन की हानि भी होती है। चौथा है टोरेंडो। ये तो बहुत ही वोयलेंट, बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही स्ट्रोंग घूमता हुआ वायु का चक्र है। एक कॉलम के रूप में वायु घूमती है। आप जिसको कई बार लोकल भाषा में कहते हो कि वो आंधी सी आती है गोल गोल घूमती हुई, कि बबूला आ गया, बबूलिया आ गया। तो ये तीव्र घूमती हुई वायु कई बार आपने भी देखी होगी आंधी में, तो वो टोरेंडो होता है। यानी एक प्रकार से कोलम के रूप में, स्तंभ के रूप में वायु घूमती है, और ये कीपाकार होता है जो स्तंभ होता है वायु का। इसमें धरती पर इसका डायमीटर 90 मीटर, और जो ऊपरी वायुमंडल है वहां 500 मीटर होता है। और जो टोरेंडो का सेंटर होता है ऊपरी वायुमंडल में, वहां पर वायुदाब अति कम होता है। 100 मिलीबार वायुदाब वहां नोट किया गया है। और जब 100 मिलीबार वायुदाब होता है, नीचे से, धरातल से बहुत तेजी से वायु ऊपर की ओर खींचता है। इसीलिए तो आप कहते हो कि बबूलिये में मत फंस जाना। अगर बबूलिये में कोई कागज फंस गया तो वो आसमान में चला जाएगा। और कई बार ये इतने भयानक होते हैं, इतने तेज होते हैं कि इनकी गति 600 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। तो ये आपका टॉपिक था उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और विद्यार्थी इन इस टॉपिक को देखें, पढ़ें, और बार बार में इनको सुने, बार बार में सुनेंगे, समझेंगे, डायग्राम देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू।